नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिंदु आवेश कारण विभव का एक व्यंजक निकाला था, जो कि बहुत ही आसान मेथड था। आप लोगों को भी आसान लगा होगा, काफ़ी आसान लगा होगा, बहुत जल्दी आ गया था। और मैं उस समय भी आपको बताया था कि वो मेथड बिल्कुल नया टाइप का है। हालांकि विद्युत क्षेत्र की सहायता से विभव निकालना हम लोग पूरे की पूरे कैपेसिटर में देखेंगे और हमेशा यही करते आए हैं। बस मैं फर्स्ट टाइम बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की सहायता से विभव को निकाल के दिया हूँ, जो कि बहुत जल्दी आ गया है। और अगर प्रॉपर ढंग से किया जाए तो उसमें भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर अगर हम कार्य के द्वारा कैलकुलेट करने जाएं विभव को, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी एक विधि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक बात और बता दूँ, एनसीईआरटी से लेकर जितनी भी बुक्स हैं, सभी में जो आज विधि बताने वाला हूँ वही विधि दी गई है आसान अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार परिभाषा को रिवाइज और करते हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है ना। तो आइए चित्र को समझते हैं कि कैसे अनंत से हम लाएंगे। और चित्र समझने से पहले एक बात चर्चा करते हैं बेटा अनंत की। जैसे कि देखिए, आपकी ऊंचाई लगभग 4.5 या 5 फीट के आसपास होगी। तो आप जब देखने जाओगे तो जो सामने की दीवार आपको दिख रही होगी, तो लगभग मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर है। तो उसकी दूरी तो आप बता पा रहे हो 10 मीटर। पर वहाँ खड़े होकर अगर आप जैसे कुछ ज़्यादा दूरी की वस्तुओं को देखो, जैसे मान लीजिए आप गढ़ बाजार में खड़े हो, तो गढ़ बाजार से थाने की जो दूरी है वो आपकी कितनी पड़ जाएगी, लगभग 100 मीटर, ठीक है। अच्छा, पर वहीं से अगर हम बात कर लें कटरा की दूरी, तो कटरा काफ़ी दूर लग रहा है ना। तो लगभग आप कटरा को अपने लिए अनंत मान सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 4.5 फीट के हो लगभग। छोटी सी बात है, इसको समझिए। पर अगर आपसे एक छोटा बच्चा जो 1 फीट का है केवल वो होता, तो गढ़ बाजार से गढ़ थाने की दूरी जो 100 मीटर है उसके लिए भी थोड़ी सी ही होती, तो उस दूरी को आप अपने लिए नापने योग्य दूरी मान लेते। लेकिन कटरा तक ना जाकर अगर आप अगडाल तक ही जाते तो वो भी उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर होता, तो वो बच्चा अपने लिए अनंत मान सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप छोटी चीज़ों की चर्चा करोगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा दूरी पर जो कोई बिंदु होगा, जो कोई वस्तु होगी, उसे हम अनंत पर मान सकते हैं, है ना। आवेश के कंडीशन में सोचिए कि अगर एक छोटा सा बिंदु आवेश है, तो अगर कोई बिंदु उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है तब तो उसे नापने वाली दूरी या उसके लिए नापने योग्य दूरी मान सकते हो आप। पर अगर वही बिंदु उसके विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित हो गया, थोड़ा दूर पर, तो हम उस बिंदु को क्या मान सकते हैं, अनंत। पर ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु को आप अनंत मान सकते हो उस आवेश बिंदु आवेश के लिए वो अनंत है। वो बिंदु आवेश उस दूरी को नहीं माप सकता है। लेकिन आप उस बिंदु आवेश से काफ़ी बड़े हो, तो आप उस दूरी को माप सकते हो बड़े आराम से, है ना। तो ये चीज़ मैं इस चित्र में भी आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। माना कि एक बिंदु ओ है यहाँ पे आपका, है ना, ये यहाँ पे ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु आप पी ले लो जहाँ पर आपको विभव ज्ञात करना है। और ध्यान रखिएगा, ये पी बिंदु इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, तभी तो विभव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब
ध्यान रखिएगा, विभव हमें कैलकुलेट करना है तो परिभाषा क्या थी, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो निश्चित है कि हमें अनंत पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, ओ से ओ के मतलब प्लस क्यू आवेश के अनंत पर, प्लस क्यू आवेश चूंकि छोटा चार्ज है तो इसका विद्युत क्षेत्र जहां तक होगा उसके बाहर के सारे बिंदु इसके लिए क्या हो जाएंगे, अनंत। तो प्लस क्यू आवेश के अनंत पर ओ बिंदु से स्मॉल एक्स दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं, जो कि ए बिंदु हम मान लेते हैं। समझ में आई बात? फिर से एक बार शुरू से देखते हैं इस चीज़ को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू चार्ज की हम कल्पना करते हैं जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के अनंत पर ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु ए लेते हैं जहां पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख देते हैं। ठीक है, सेम थ्योरी देख लीजिए, यही लिखी गई है नीचे कि माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के अनंत पर ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं जो कि बिंदु ए मान लिया है हमने। अब एक चीज़ सुनिए, ओ पर प्लस क्यू चार्ज है और ए पर क्यू नॉट चार्ज है, दोनों धनावेशित हैं, तो इन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ तो बल लगेगा कूलाम के नियम से। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, बल क्या लगेगी, नियतांक गुणे दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसकी दिशा बताइए आप क्या होगी। चूंकि दोनों धनावेशित हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये प्लस क्यू आवेश इसको अपने से दूर भगाएगा, दूर की ओर बल लगाएगा, इसीलिए दिशा कहाँ हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर लगने वाले बल की दिशा है ना। तो आइए देखते हैं, तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई स्लाइन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की मध्य की दूरी क्या थी, यक्स। इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया तथा इस बल की दिशा क्या बता दिया, प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर। ध्यान रखिएगा, इस आवेश की दिशा के आधार पर ही, इस बल की दिशा के आधार पर ही हम कार्य का चिन्ह कैलकुलेट करेंगे, इसलिए दिशा को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक बात और बड़े ध्यान समझिएगा, हमें एक्चुअल में परिभाषा के आधार पर इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, बल अगर पूरे बिंदुओं पर एक समान होता तो ये पूरी दूरी जो है यक्स माइनस आर कर देते तो पी से ए तक की दूरी निकल आती और इस दूरी का गुणा आप बल में कर देते, तुरंत आपका कार्य आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि ये बल वेरिएबल होगा। जैसे जैसे आप आवेश को क्यू नॉट को पास लाने लगोगे तो ये दूरी क्या होगी, घटेगी, और जब दूरी घटती चली जाएगी तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, तो दूरी का मान घटने पर बल का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो प्रत्येक थोड़ी थोड़ी दूरियों पर बल का मान क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पास आप लाते जाओगे। ध्यान समझिएगा कि जैसे जैसे बल अपन क्यू नॉट आवेश को क्यू के पास लाते जाएंगे तो दूरी का मान घटता चला जाएगा, इसीलिए बल का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हर एक दूरी के बाद, छोटी दूरी के बाद हमें थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़े, ज़्यादा बल लगने लगेगा, इसीलिए हमें बल के विपरीत ले जाने में थोड़ा ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप पास ले जाओगे कार्य का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए इस बढ़ते हुए कार्य के मान को ठीक ठाक कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा कार्य एक साथ कैलकुलेट नहीं करते हैं, छोटी छोटी दूरियों में किए गए अल्प कार्य निकालते हैं। क्योंकि हर दूरी के बाद बल बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े कार्य निकाल लेते हैं और फिर सभी कार्यों को जोड़ देते हैं तो हमारा कुल कार्य आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए से थोड़ा सा अल्प दूरी dx पर एक अन्य बिंदु b की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। और फिर ए बिंदु पर लगने वाला बल तो हम देख ही चुके हैं, फिर ए से बी तक अल्प दूरी तक जब हम इसको शिफ्ट करते हैं क्यू नॉट को, तब किए गए अल्प कार्य की गणना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस बल के विपरीत ए से बी अल्प दूरी dx तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया अल्प कार्य कितना होगा भाई, अल्प कार्य है तो dw से दर्शाएंगे, तो dw बराबर माइनस एफ इंटू dx। ये माइनस कहाँ से आया है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। आइए देखते हैं कहाँ से आया।
याद करिए कि बल क्यू आवेश से दूर की ओर यहाँ पे लग रहा था, जबकि आप इस बल के विपरीत dx को इधर मतलब क्यू नॉट को इधर की ओर आपको शिफ्ट कर रहे हो, है ना। यानी कि जो विस्थापन हम कर रहे हैं वो लगाए गए बल के विपरीत दिशा में है ना। यानी कि एफ और dx के डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जस्ट विपरीत होने के कारण इनके मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 11th का थोड़ा सा याद करिए, आपको बताया गया था कि कार्य अदिश राशि है जो कि बल और विस्थापन दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से मिलता है। यानी कि W बराबर क्या होता था, वेक्टर F डॉट वेक्टर dx या x, है ना। और जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हो तो क्या हो जाता था, एफ डी कॉस थीटा, इसीलिए कार्य बराबर एफ डी कॉस थीटा था। जबकि अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं कि थीटा के वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो जब -1 इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा, जबकि डी विस्थापन का मान कितना है, अल्प दूरी dx, इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर -f dx आया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों है। तो ये कारण है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों है, ठीक है। नॉर्मली बुक्स में आपको केवल इतना लिख दिया जाता है कि चूंकि बल और dx विपरीत परस्पर विपरीत दिशा में है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तब क्यों आया। तो इसके लिए आप यही याद करिए 11th वाला पोर्शन, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यह समीकरण 2 तक समझ में आ गया होगा। अब हम जो यफ निकाले थे उसका मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यफ का मान पूरा पर उठा के रख दीजिए आप। तो डी डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई स्लाइन 0 क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, ये यफ की वैल्यू थी और डी एक्स पहले से है इंटू डी एक्स, और माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान लगा होगा। थोड़ा सा कठिन इसलिए लग रहा होगा क्योंकि बीच बीच में मैं डीप वाली चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो आप इसके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि एक रफ में ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही उतारते चलिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये जो समीकरण 3 आया है बेटा, ए से बी तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया अल्प कार्य है, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि भाई जैसे जैसे आप पास ले जाओगे तो बल बढ़ेगा, तो कार्य भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जब ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उसके विपरीत ले जाने के लिए ज़्यादा कार्य आपको करना पड़ेगा, है ना। तो कार्य का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा आपका। तो पूरा का पूरा कार्य एक साथ हम नहीं निकाल सकते थे, तो हम क्या करें कि P और A के मध्य की संपूर्ण दूरी को अल्पांशों में बांट लेते हैं और प्रत्येक अल्पांश के लिए किया गया अल्प अल्प कार्य निकाल लेते हैं और लास्ट में सभी कार्यों को जोड़ लेते हैं, तो हमारा किया गया कुल कार्य आ जाएगा। आई बात समझ में। तो वही बताया गया कि समीकरण 3 केवल अल्प कार्य को प्रदर्शित करता है। तो आगे क्या होगा, तब P से A तक की दूरियों को हम कई अल्पांशों में बांट लेते हैं और इन अल्पांशों के कारण अलग अलग किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तब किया गया जो कुल कार्य होगा इन सभी अल्प कार्यों के योग के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, तो अगर हम सभी कार्यों का योग करना चाह रहे हैं तो दो तरीके हैं, या तो सभी कार्य आप अलग अलग निकाल लो फिर उनको जोड़ लो, और दूसरा एक तरीका होता है इंटीग्रेशन का, समाकलन का। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि योग करने का सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप जल्दी से कर सकते हो वेरिएबल राशि के लिए, कि आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इसीलिए कुल कार्य W बराबर सभी कार्यों का योग यानी कि इंटीग्रेशन DW हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हम समीकरण 3 में जो DW का मान निकाले हैं वो तुरंत यहाँ पे रखते हैं। तो W बराबर पूरा DW का मान रखा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक सदिश राशि x है, dx मतलब सदिश राशि है, परिवर्ती राशि जो हमारी है। तो जब ये सदिश राशि है तो इसकी हम लिमिट रख दें। तो लिमिट रखने के लिए आप याद करिए कि पहले आपका परीक्षण आवेश कहाँ पर था, अनंत पर। फिर इसे हम प्रतिस्थापित कर कर कहाँ पर ला रहे हैं, क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर। तो पहले क्यू आवेश से अनंत पर था, अब कहाँ है, क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर। इसीलिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी, अनंत से लोअर लिमिट अनंत से अपर लिमिट स्मॉल r तक। तो हमारा व्यंजक क्या आ गया, W बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r माइनस 1/4 पाई स्लाइन नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई बात समझ में।
ये पूरा मान हम केवल उठा कर रख रहे हैं और इंटीग्रेशन करके यक्स की लिमिट रख दे रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक इसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली लाइन में देखते हैं। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन करते समय जो भी नियत राशियां होती हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती हैं, है ना। चाहे इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफ्रेंशिएशन, नियत राशियां हमेशा उसके बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए W बराबर -1/4π/0 ये नियतांक था तो ये पहले ही बाहर आ गया। फिर दोनों आवेशों का मान भी चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा बिल्कुल भी, तो Q इंटू क्यू नॉट भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, केवल दूरी परिवर्तित हो रही है। भाई आप आवेश को यक्स दूरी से कम करते हुए धीरे धीरे पास ला रहे हो, तो इसीलिए दूरी परिवर्तित हो रही, तो उसका बस इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक्चुअल में पहली लाइन में इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x², और x² को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जो कि प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r x की पावर -2 इंटू dx। ठीक है, अब इसके बाद एक सूत्र हम अप्लाई करेंगे। 11th में इंटीग्रेशन के लिए हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, -2। तो सोच के देखिए, अगर x की पावर n+1 है यानी कि -2 धन 1 करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1, और बटे में जब हम -2 धन 1 करेंगे तो फिर यहाँ भी क्या बचेगा, -1। तो अगली लाइन में वही लिखा गया है, W बराबर -1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट, ये पहले था उतर आया है। कोष्टक के अंदर इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिला, x की पावर -1 बटे -1, और कोष्टक के बाहर हम लिमिट लगा दिए, लोअर लिमिट इनफाइनाइट से अपर लिमिट r तक। ये निश्चित समाकलन है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं। देख लीजिए, ये जो बटे में -1 का चिन्ह है, तो इसका माइनस जब हम बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस से माइनस कट गया, वो आपके समझने के अनुसार कि आप क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आ गया आपका। यहाँ पे x की पावर -1 है, जब इसे हम बटे में ले जाएंगे तो x की पावर +1 हो जाएगा, और उसका गुणा बटे में 1 से होगा तो x की पावर +1 बचेगा। +1 को नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1/x। अब हम अगली लाइन में क्या करेंगे, जो बटे में x है उसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट r रख देंगे, फिर माइनस करके x यहाँ पर लोअर लिमिट इनफाइनाइट। तो देखिए क्या हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो W बराबर 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट, कोष्टक के अंदर 1/r यानी कि x यहाँ पर हमने r रख दिया, माइनस 1/इनफाइनाइट क्योंकि x यहाँ पर हमने अनंत रख दिया। 1/अनंत का मान क्या होता है, 0, तो 1/r में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/r, और Q इंटू क्यू नॉट का गुणा 1 में कर देते हैं तो हमारा कार्य क्या आ गया, W बराबर 1/4π/0 क्यू नॉट बटे r। समझ में आया, समीकरण 4। अब ये जो कार्य का व्यंजक आया है, ये आपका क्या है, A से लेके P तक लगने वाले बल के विपरीत दिशा में परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है, अब याद करिए एक बार फिर से परिभाषा को आप। परिभाषा क्या थी, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसलिए V बराबर क्या था, किया गया कुल कार्य W बटे परीक्षण आवेश क्यू नॉट, है ना। तो देखिए विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q0 था, तो W का मान जो हम लोग अभी अभी निकाल चुके हैं उसको पूरा यहाँ पे रख दीजिए। तो 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट बटे R, ये कार्य का मान था, और पूरे के बटे में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो विभव V बराबर 1/4π/0 Q बटे R। याद करिए, क्या यही व्यंजक सेम टू सेम कल वाले डेरिवेशन में हमारा आया था और कल वाला व्यंजक डेरिवेशन और ये आज का डेरिवेशन आपका बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, और शायद आपको फर्स्ट टाइम ये वाला व्यंजक कठिन भी लगा होगा थोड़ा सा। हालांकि है नहीं, जब आप 1-2 बार इसको सॉल्व करोगे, लगाओगे अपने से, तो बिल्कुल आसान सा लगने लगेगा। तो ये डिफरेंट था, और यही आपका बिंदु आवेश कांड किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि कई बार फ्रिक्वेंटली हर दूसरे साल तीसरे साल या लगभग हर साल कई बार लगातार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, MP बोर्ड में, CBSE बोर्ड में और कई अन्य एग्जामों में भी।
ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करिए दोनों विधियों से। और मेरा सजेशन ये होगा कि विधियाँ दोनों उचित हैं, लेकिन चलन में अभी वो पहली विधि आपकी नहीं है ज़्यादा, है ना। तो कोशिश करिए कि ये भी तैयार रहे, वो भी तैयार रहे, फिर आगे जैसा भी होगा आप कितना अच्छे से उसे कर पा रहे हो इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि आप कौन सी विधि परीक्षा में करिए। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को देखने जाएं विभव के व्यंजक को, तो ये वाला जो पोर्शन है 1/4π/0 ये नियतांक है, और नियतांक के गुणे में क्या है, अंश में आवेश बटे आर मतलब दूरी। तो विभव का व्यंजक क्या आया करेगा, विभव बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी। ठीक है, इसे याद रखिएगा अच्छी तरीके से। चलिए एक आध दो न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके लिए है कि 2 कूलाम के आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विभव का मान बताइए। बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है। तो देखिए आवेश का मान Q बराबर 2 कूलाम दिया गया है, और दूरी कितनी दी गई है, R बराबर 1 मीटर, है ना। और आप लोग अभी अभी विभव का व्यंजक निकाल चुके हो, नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी, यानी कि 1/4π/0 Q बटे R। 1/4π/0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 गुणे आवेश Q का मान 2 कूलाम है, तो 2 बटे दूरी का मान R यानी कि 1। तो 1 बटे में है तो कोई मतलब नहीं है, हटा दिया जाता है 1 को, है ना। तो 2 का गुणा जब आप 9 से करोगे तो 9 दूनी 18 × 10⁻9 वोल्ट। कितना इजी सा न्यूमेरिकल था, एक बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए होमवर्क है, और यही होमवर्क निर्धारित करेगा कि आगे हम लोगों को कैसा पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे या तो YouTube के कमेंट बॉक्स में या तो फिर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में इनका आंसर दें। ठीक है, तो होमवर्क आपके लिए है कि 4 माइक्रोकूलाम के आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान बताइए। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं कि माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में बदल लोगे और सेंटीमीटर को मीटर में, और वो मान आप विभव वाले व्यंजक में रख दोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। तो चलिए अब थोड़ा सा विभवांतर की चर्चा करते हैं। मैं पहले भी ध्यान दिलवा दूं, मैंने आपको बोला था कि मैं विभवांतर आपको आगे पढ़ाऊंगा। कई बुक्स में तुरंत वहीं विभव के साथ ही विभवांतर की परिभाषा वगैरह भी सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप समझने लगो कि विभव एक्चुअल में है क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तब विभवांतर आपको ज़्यादा समझ में आता है। अच्छा, एक और भी चीज़, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं बुक जिनके पास है, बुक को देखकर कि ये है क्या, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे थी सर यहाँ पे नहीं बताए। तो जैसे कि परावैद्युतांक को ही, तो परावैद्युतांक का मेन यूज आपका कहाँ, कंडेंसर से चालू होता है। तो अगर मैं पहले बताता तो हो सकता है परावैद्युतांक के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अच्छे से ना हो पाते। तो इसीलिए मैं हमेशा करता हूं कि परावैद्युतांक आपको कंडेंसर के पास पढ़ाता हूं, और उसके बाद बस एक शब्द बता के पूरे पिछले डेरिवेशन में जहां भी परावैद्युतांक आपका आएगा तो अपने आप उसमें चेंजिंग कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कल के वीडियो के बाद आपका कंडेंसर ही स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे आपको परावैद्युतांक मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए विभवांतर को देख लेते हैं। 2 बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कि मान लीजिए आपके सामने 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु का विभव 10 वोल्ट था, दूसरे बिंदु का विभव 2 वोल्ट है, तो दोनों का विभवांतर कितना होगा, दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर, यानी कि 10 - 2 बराबर 8 वोल्ट। बड़ी सिंपल बात है ये, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ सुनिएगा कि अगर इसको मान लीजिए किसी अन्य रूप में हम समझना चाहें और डीप में, तो कैसे समझेंगे। तो आप ऐसा करिए कि एक ओ बिंदु पर +Q आवेश की कल्पना कर लीजिए, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। तो आइए इन दोनों बिंदुओं का विभव देखें विभव की परिभाषा से। तो मान लीजिए अनंत से एकांक धनावेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W1। तो इसलिए A बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर W1 बटे Q0। इसी प्रकार B बिंदु का विभव कितना आ जाएगा, मान लीजिए अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W2 है, तो V2 बराबर W2 बटे Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी परिभाषा आप विभव की पढ़ चुके हो कि 2 बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, V2 और V1 का मान यहाँ रखिए, तो W2/Q0 माइनस W1/Q0, तो दोनों कैल्शियम Q0 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, W2 माइनस W1, और W2 माइनस W1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W।
ठीक है, तो हमारा विभवांतर कितना आ गया, डेल्टा डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो अब इसकी परिभाषा जो हम बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को दो बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य के अंतर को ही, वर्क डिफरेंस को ही, है ना, वर्क डिफरेंस यानी कार्यों का अंतर को ही दोनों बिंदुओं का के मध्य का विभवांतर कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि करंट का फ्लो जब भी हम आपको पढ़ाएंगे, विभव से पहले ही बता चुके हैं, तो अगर विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का जीरो होगा, जीरो तभी होगा जब दोनों बिंदुओं का विभव समान हो, तभी तो दोनों का अंतर जीरो होगा। तो अगर विभवांतर जीरो हुआ तब तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि आवेश का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि विभव ही फ्लो की दिशा को निर्धारित करता है। तो ये जो विभवांतर आया करेगा, विभव अलग मैटर है, विभवांतर जो आएगा वही फ्लो की डायरेक्शन को निर्धारित करेगा। अच्छा, अगर विभवांतर कम आया तो फ्लो धीरे होगा चार्ज का, अगर विभवांतर ज़्यादा आया तो फ्लो तेज हुआ करेगा। अगर आप सोचो ध्यान से इस बारे में तो आपको तुरंत समझ में आएगा क्यों तेज और धीरे हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है समझ लीजिए, मैं थोड़ा समझा ही दूं, क्योंकि छोड़ देने पर आगे ध्यान आए कि ना आए बताने के लिए। अच्छा, विभवांतर कम तब होगा जैसे मान लीजिए पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है और दूसरे बिंदु का विभव क्या है 8 वोल्ट, तब विभवांतर कितना आएगा 10 - 8 बराबर 2 वोल्ट। पर अगर पहले बिंदु का 10 वोल्ट है, दूसरे बिंदु का 2 वोल्ट है, तब विभवांतर कितना आ जाएगा 10 - 2 बराबर 8 वोल्ट। अब समझिएगा बात को, पहले वाले कंडीशन में एक बिंदु पर 10 वोल्ट का विभव यानी कि 10 कूलाम मान लीजिए आवेश है और दूसरे बिंदु पर 8 कूलाम का आवेश है। अब 8 वाला भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है परीक्षण आवेश को और 10 वाला भी। अब सोच के देखिए कि दोनों का जो अंतर है बहुत कम है, तो 8 वाला भी ज़्यादा बल से खींचेगा और 10 वाला भी थोड़ा उससे और ज़्यादा बल से खींचेगा। तो दोनों बलों के प्रभाव से आवेश जो होगा आपका धीरे धीरे 10 वोल्ट की ओर बढ़ेगा। पर दूसरे वाले कंडीशन देखिए, पहला वाला जो कितना है 10 वोल्ट है और दूसरा आवेश कितना है 2 कूलाम का मान लीजिए, तो 10 कूलाम बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचेगा, जबकि 2 वाला उससे अपेक्षाकृत थोड़ा कम ताकतवर है, थोड़ा धीरे धीरे खींच पाएगा, तो 10 वाला उसे तेज़ी से खींच के अपनी ओर गति करवा लेगा ना। यानी कि जब विभवांतर ज़्यादा होगा तो आवेश के फ्लो का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा हुआ करेगा और विभवांतर कम होने पर आवेश के फ्लो की स्पीड क्या होगी, कम हुआ करेगी। ठीक है, इसका यूज अपन अगले यूनिट में बहुत ज़्यादा करेंगे, पर जब आप वहाँ पे इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे जब आप समझे रहोगे तो बहुत जल्दी वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाया करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, विभव कम या ज़्यादा होना ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता है चार्ज के फ्लो के लिए, पर विभवांतर का कम या ज़्यादा होना ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि चार्ज की स्पीड कितनी होगी दो बिंदुओं के मध्य। ठीक है, इसके लिए अपन व्यंजक भी आगे निकालेंगे अगर आप लोग ढंग से न्यूमेरिकल और इसका रिस्पांस मुझे देते रहे तो। चलिए इससे संबंधित भी एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। 5 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर पहले बिंदु तक ले जाने में 2 जूल का कार्य, जबकि दूसरे बिंदु से अनंत से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है आपका वो 12 जूल का है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर बताइए। तो देखिए, इस हम पहले सवाल लगाने का टेक्निक बताए हैं कि जो जो चीज़ें आपको दी गई उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद एक चित्र की कल्पना कर लीजिए कि कैसा कैसा किया जा रहा है, तो तुरंत जो भी फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया गया है आवेश जो कि Q बराबर 5 कूलाम का है और दो बिंदुओं का कार्य, पहले बिंदु का कार्य 2 जूल का है, दूसरे बिंदु का 12 जूल का, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12 - 2 बराबर 10 जूल, डेल्टा डब्ल्यू का मान। ठीक ना, ये देख लिए होंगे आप। और अभी अभी आप लोग विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा V बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान Q देखे हो, और डेल्टा डब्ल्यू का मान 10 है और Q का मान 5 है, तो 5 दूना 10 यानी कि 2 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, विभवांतर का भी जो मात्रक होता है वोल्ट ही होता है और इसके सारे गुण विभव के जैसे ही होते हैं। एक्चुअली ये अंतर मात्र है दो बिंदुओं के विभवों का। ठीक है, तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आप लोगों से अब बन जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तुरंत जैसे ही वीडियो देखिए इसका रिस्पांस दीजिए मुझे, ताकि अगला वीडियो मैं और भी डीप नॉलेज के साथ आपको लेके आऊँ। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहूँगा, एक ही व्यंजक को मैं 2 अलग अलग विधियों से आपको बताया हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मुझे ये भी बताना है कि दोनों में से कौन सी विधि ज़्यादा उचित है परीक्षा में करना।
पहली वाली विधि विद्युत क्षेत्र की सहायता से विभव का मान निकालना, या दूसरी वाली विधि परिभाषा के आधार पर विभव का मान निकालना। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो सोचने का ही विषय है। फिजिक्स आप तब तक केवल तैयार कर सकते हो जब तक केवल उसको देखते जाओ आप, पर जब उसके बारे में आप सोचोगे तब उसे फील कर पाओगे, तब वो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी और कभी आपके दिमाग से वो नहीं जाएगी। तो ज़रूर आज 15-20 मिनट का समय निकाल कर दोनों विधियों जब आपकी तैयार हो जाए तो इसके बारे में सोचिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में या डिस्कशन ग्रुप में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।